जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। ये आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएससी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें जो अपना बायो का चैप्टर आ रहा है। कंप्लीट बायोलॉजी से हमने लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसे बिल्कुल आपको याद कर लेना है। पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल गेसिंग क्वेश्चंस है ये। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग टीचिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का मतलब होता है सेल। देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वाले टर्म है वो मैं नीचे वाले क्वेश्चंस में ले रखा हूँ। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो ज़्यादा बड़े थे, जो ज़्यादा छोटे हैं उनके केवल हिंदी में है, मैं इंग्लिश बताता जाऊँगा। ठीक है ना, तो जो क्या इसमें पूछ रहा है आपसे कि सेल का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ठीक है ना, तो पावर हाउस मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन होता है। ये आपको कहा जाता है सूत्रकणिका, जिसको कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ गए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ले रखे हैं, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। ठीक है ना, तो जंतु कोशिका में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए राइबोसोम्स होता है, ये भी प्रेजेंट होता है, आपका लाइसोसोम भी प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड की अगर बात करें तो प्लास्टिड जो होता है एनिमल में ना पा करके केवल और केवल प्लांट में आपका देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि वो कौन सा चीज है जिससे कि जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका को अलग किया जाता है, कौन डिफ्रेंशिएट करता है, तो वहां पे भी इसका आंसर प्लास्टिड ही होता है। ठीक है, समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग याद करोगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें अगर देखा जाए तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या काम करता है, कोई भी सेल होता है अगर उसमें कोई भी चीज मर जाता है, कोई भी अपशिष्ट है, तो उसको गला पचा करके उसे समाप्त करके सेल को क्लीन करने का काम लाइसोसोम का होता है। ठीक है, तो आगे अभी क्वेश्चंस हैं अच्छे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मैं थोड़ा क्वेश्चंस को बड़ा कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन थोड़े से छोटे लग रहे होंगे। लो, ये रहे क्वेश्चन, थोड़े से बड़े हो गए। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है कि सही कथन को पहचान कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कोशिका के दो प्रमुख घटक होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केवल दो ही नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपसे सही कथन की पहचान करवा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, से घिरे होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका कोशिका द्रव्य है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो होते हैं ये घिरे होते हैं किससे, केंद्रक की कोशिका झिल्ली से, जो कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, कोशिका के राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है क्या। नहीं, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं अलग करती। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रखा है, कह रहा है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, पहले उनके बारे में बता देता हूं थोड़ा सा आप लोगों को। देखिए यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो मैमल्स, जैसे हम लोग हैं, ऐसे याद रखो। यू मतलब आप लोग, ह्यूमन वगैरह जो हो गए, इसमें जो होता है ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक छोटे कीट पतंगे जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आके आते हैं, मोटा मोटा ये समझ लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, जो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाए और प्रोकैरियोटिक में पाया जाए। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। गाल्जी काय भी नहीं होता है, जिसे गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ये भी नहीं पाया जाता है।
आपका राइबोसोम होता है, ये दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक एंड साथ ही साथ आपका प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। मैं सीधा सीधा आंसर पे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्वेश्चन अगर आप सुन के भी जाते हैं तो एज इट इज़ आपके पेपर में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए यहाँ पे आपके अगले क्वेश्चन में कह रहा है डैश को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी की करेंसी कही जाती है। ठीक है ना, तो ये कही जाती है एटीपी को। ठीक है ना, एटीपी को क्या कहा जाता है? करेंसी की एनर्जी। एक फैक्ट है, इसे याद रखोगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो जिस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में देता है, उसे ही क्या बोला जाता है? यहाँ पे क्या बोलते हो आप लोग? एनर्जी का करेंसी भी बोला जाता है। तो ये बात याद रखोगे, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा आप टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे आज क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आई थिंक छोटा लग रहा है मुझे देखने में, आपको लग रहा है कि नहीं? देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कोशिकांग द्रव्य को संविष्टित करने का प्रमुख कार्य करता है। संविष्टित करने का मतलब प्रवाहित करने का, एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पे ले जाना होता है इसका मीनिंग। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा काम करता है? तो ये गोल्जी का है, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, वो इसका काम करता है। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? सेल के अंदर कोई भी पोषक तत्व है उसको एक स्थान से सेल के दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसे परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल में कौन सा चीज होता है जो परिवहन का काम करता है, तो वही होता है आपका गोल्जी का, ये गोल्जी का है। ठीक है ना, याद रखेंगे ये चीजें। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में बता दिया, आगे क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं, आराम से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो यह नए कोशिका का निर्माण करती है। कितने नए कोशिका का निर्माण करती है ये पूछ रहा है। तो ये 4 नए कोशिका का निर्माण करती है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन में कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं? 4 नई कोशिकाएं आपका बनेगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्वेश्चन बहुत पास लगा दिया है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूं इसे। हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए आगे लाइसोसोम का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग किसी बाह्य पदार्थों को जीर्ण अंग को पाचक कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो मैंने बताया कि अगर कोई भी मान लो सेल का कोई भी पार्ट भी अगर मर जाता है तो उसको खा करके या पचा करके खत्म करने का काम होता है लाइसोसोम का। ठीक है ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन टू द पॉइंट आपको एग्जैक्ट आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये उनसे बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन को इतना करीब लगा दिए हैं कि आप लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लो हो गया, ये भी बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। वही होता है आपका कौन सा, जिसको आप बोलते हो लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम को ही बोला जाता है आत्मघाती, तो उसका थैली बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। सुसाइडल बैग इसे बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से रिवाइज करके जाओ आप लोग, मजा आ जाएगा आपके पेपर में। ठीक है ना, एक सेकंड, इसको भी बड़ा, चलो ऐसे ये दिख रहा है साफ साफ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन अंतःपारदव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, के बारे में सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा सही है वो पूछ रहा है। ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि यह झिल्ली
बद्ध नलिकाओं और परत का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जो अंतःपादप जालिका होता है जिसको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये बिल्कुल इसकी संरचना कैसी होती है, प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपके। अब देखिए आपसे इसमें पूछ रखा है, कह रहा है गाल्जी उपकरण में परिपक्व भाग कैसा होता है। तो ये फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बिल्कुल कॉन्केव होता है, किसका, अवतल की तरह होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, अवतल होता है। कौन सा, गाल्जी उपकरण का जो परिपक्व भाग होता है कैसा होता है, अवतल होता है। ये याद रखोगे, आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, इसमें कह रहा है एक विकल्प की पहचान कीजिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रतिनिधित्व की अगर बात करें तो उसमें आपका माइक्रोप्लाज्मा भी आता है, नील हरित शैवाल भी आता है, बट शुक्राणु जिसको कि स्पर्म बोला जाता है वो आपका यूकैरियोटिक को प्रतिनिधित्व करता है, ना कि प्रोकैरियोटिक का, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखोगे, कौन, स्पर्म या शुक्राणु जिसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये आपके सामने आ गया अगला क्वेश्चन, कह रहा है विभाज्योतक की कोशिकाओं में जिसको कि सेल ऑफ मेरिस्मेटिक्स टिश्यूज बोलते हैं की कमी होती है, में नहीं पाया जाता या कमी होती है। क्या कह रहा है, विभाज्योतक की कोशिकाओं में नहीं होता है। तो इसमें देखिए सारी चीजें होती है, सेलुलोज की भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, लेकिन वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं रसधानी, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स एक कहाँ पाया जाता है ये मैं बताऊं, वैक्यूल्स पाया जाता है आपका जो लंग्स होता है, लंग के लास्ट में जाएंगे तो इस तरह से पुष्प की तरह निकला रहता है, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इसे वैक्यूल्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका भाग नहीं है, तो यही पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो ये रसघानी जो है जिसको कि वैक्यूल्स बोलते हैं ये नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें कह रहा है ए और बी का मिलान करना है, ऑप्शन से चलेंगे। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया राइट साइड में उत्पादगिरी, ऊर्जा उत्पादन, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 का डी होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 का सी नहीं होगा, 1 का बी नहीं होगा, 1 का ए नहीं होगा, 1 का डी, ये हो सकता है आंसर। आप लोग यहाँ पे देखिए सबको आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके पेपर में 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कह देता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या इस तरह से ऑप्शन होते तो आपको सारे चेक करने पड़ते, लेकिन यहाँ एक ही से आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं की बात कर रहा है। और देख लेते हैं, देखिए चौथे को देखिए लाइसोसोम, मैंने बताया ना कि पाचन का काम करता है, एक कोशिका का पाचक तंत्र है, ये तो सी में आ जाएगा। तो देखिए इसमें 4 को सी से मिलाया है, ये हो गया। राइबोसोम्स के बारे में आपको प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये यहाँ मिल जाएगा। और केंद्रक जो होता है सेल की गति और विनिमय का ध्यान रखता है, ये यहाँ हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये आधा क्वेश्चन रह गया क्या, बहुसूत्र के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें कह रहा है देखिए बहुसूत्र के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसम में पूछ रखा है आपसे। तो इसका जो रोल होता है mRNA को प्रोटीन स्थानांतरित करने का काम होता है, ठीक है ना। क्या रहता है, देखिए राइबोसोम का वसा संश्लेषण का काम नहीं होता है, इसका जो बहुसूत्र का राइबोसोम का काम होता है वो होता है बहुसूत्र के राइबोसोम में mRNA, ठीक है, को प्रोटीन में संश्लेषित करने का काम करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है कि खाली स्थान में जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल इज द
एक्टिव मतलब सबसे स्मॉलेस्ट मूलभूत क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो आ जाएगा सेल, ठीक है, जिसको कि कोशिका बोलते हैं हिंदी में। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो संरचनात्मक और सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और संरचनात्मक कौन सी होती है, वो आपकी कोशिका होती है, सेल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो देखिए कोशिका के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, जो उसको एक आकार देने का काम करता है और बाह्य आघात से बचाने का काम करता है। वो काम करता है कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ गए, केंद्रक का काम हमने बता दिया, गतिशीलता, सारी चीजों का ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन का काम करता है, ठीक है। आई थिंक सारी चीजें याद रखें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एकदम रट के चले जाओ, यहीं से छप जाएंगे पेपर में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, क्या कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं, ठीक है ना। तो जिसको कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है उसमें डिफरेंशिएट करता है सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल जिसको कि हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं, तो सेल वॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कोशिका झिल्ली के चारों ओर इसके बाहर भी एक परत पाई जाती है, केवल पौधों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जंतुओं में नहीं होता है। तो ये आपका सेल वॉल हो जाएगा, जिसको हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सेल वॉल। आगे से ध्यान रखूंगा कि पूरे क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में मैं लेके आऊंगा, ठीक है। और प्लीज अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, ठीक है ना। लायनायक क्रिस्टली, अच्छा ये देखिए उससे पूछ रखा है आपसे कि खोजकर्ता का नाम पूछ रखा है, कौन सा मिलान सही नहीं करता है। तो ये भी सही है। इसमें जो हरित लवक है ना, ये आल्टमैन ने नहीं किया था, वेनग्यो ह्यू करके कुछ नाम है, उन्होंने कर रखा था। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्बर्ट वान कोलिकर ने किया है, ये सही है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ओके ओके, यहाँ तक तो अच्छा। हाँ इसको मैं बता देता हूँ, हरित लवक का खोज जो किया था इसका इनका नाम है ह्यूगो वान करके कुछ था, ह्यूगो वान, ठीक है। देख लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आई थिंक यही नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इतना तो कंफर्म है कि आल्टमैन नहीं था। अच्छा ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है डीएनए का द्विगुणित मॉडल, डाइहेक्सेल मॉडल किसने दिया था। आपने देखा होगा डीएनए जो है इस तरह से चलता है, इस पे इस तरह से दिखाया जाता है, इसका फिगर बनता है, ठीक है ना। तो ये डाइहेक्सियल मॉडल किसने दिया था उसका बात कर रहा है, द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। तो इसमें देखिए द्विकुंडलित आ गया, तो आप ध्यान देखिएगा कि इसमें दो नाम आते हैं, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वाटसन एंड क्रिक। तो ऐसे याद कर लेना, द्विकुंडलित पूछ लिया तो दो नाम होगा उसमें, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है, किडनी में कौन सा विटामिन बनता है। तो याद रखिए एक हार्मोनल विटामिन भी बोला जाता है, उसका नाम है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्मोन्स विटामिन किसे कहा जाता है। तो वो होता है आपका विटामिन डी, जिसका कि निर्माण आपका वृक्क में भी होता है, साथ ही साथ आपको विटामिन डी सूर्य से, सनलाइट से भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखोगे, इनके आप लोग क्या कहते हैं वो वाले नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। हमने एक ट्रिक बना रखा था रथ एक टाफी से, रथ एक टाफी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, रेटिनॉल, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हो गया, इस तरह से टेकोफेराल, विटामिन डी हो गया, ये सारी चीजें आप लोग याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाया हूँ, आप लोग देखिएगा। आप एक साइंस का भी महापैक आप लोगों का आने वाला है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन चीज़ों को देखिएगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को फिर दीजिएगा, हर जगह आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? प्रोटीन प्लाज्मा में कौन सा पाया जाता है? तो ये एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, लेप्टिन नहीं पाया जाता, केराटिन भी नहीं पाया जाता है। केराटिन तो लाखुन्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है एल्बुमिन पाया जाता है किसमें? प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कह रहा है कि वैसे ये याद रखने वाली चीजें, इसका पूरा एक लिस्ट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व का प्रकार पोषक तत्व युग्म सही है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है। कह रहा है बृहद पोषक तत्व तो आयरन में आता है, नहीं, आयरन जो होता है सूक्ष्म में आता है आपका, सूक्ष्म। और अगला कह रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व तो कैल्शियम है क्या? कैल्शियम सूक्ष्म नहीं, इसमें आता है। तो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो युग्म सही है। अच्छा एक सेकंड, हाँ सही है ना, तो एक भी सही नहीं, ना तो एक और ना ही दो, कोई भी सही नहीं है इसमें। ये आप लिस्ट याद करोगे तो उसमें पोषक तत्वों की लिस्ट होती है कि बृहद पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के उदाहरण होते हैं, पूरा सीरीज होती है, वो आप लोग वहां देख सकते हैं। ये दोनों अलग अलग बता रखा है इसने, तो इसलिए ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए आप सीटेट वगैरह देते हैं तब भी ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। कहता है रेशम के कीटों और मेंढकों के लार्वा का वयस्क में तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रूपांतरण को कहा जाता है कायांतरण। ठीक है ना, मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है, मेटामॉर्फिस कहा जाता है इसे। क्या कहते हैं? कायांतरण कहा जाता है। तो ये बात याद रखोगे, मेंढक से रिलेटेड ये सीटेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, और ये भी होता है कि ये किस तरह के जल में करता है, तो ये आयोडीन युक्त जल में ही पॉसिबल होता है। तो ये याद रखोगे आप लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? देखिए चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, लेकिन इसको जब संतुलित रूप में इसका नाम दिया जाता है तो इसी का नाम हो जाता है मेथनोइक एसिड। क्या हो जाता है इसका नाम? मेथनोइक एसिड हो जाता है। इसका अगर अणुसूत्र की बात करें तो वो होता है HCOOH, मेथनोइक एसिड। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो आपको या तो फॉर्मिक एसिड का ऑप्शन आ सकता है या तो फिर मेथनोइक एसिड आएगा, दोनों ही सही होते हैं। ये संतुलित रूप होता है, ये उस तरह से केवल नाम दिया जाता है। ठीक है ना, ओके, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु मतलब मेमल्स के संघ का नहीं है, स्तनधारीय संघ का उदाहरण है। सॉरी, नहीं बोल दिया मैंने। कह रहा है विच ऑफ द, अच्छा इंग्लिश में तो यहाँ दिया ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु क्या कह रहा है, जीव जंतु जगत के स्तनधारी संघ का है। अंतर स्तनधारी का मतलब जो मेमल्स जो हमारे उसमें आते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो इस संघ में आते हैं। तो वहां पे देखिए मुर्गी नहीं होता है, मगरमच्छ नहीं होता, कबूतर नहीं होता, यहाँ पे आपको चूहा जो है, रैट, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये मेमल्स में आपके आएंगे, स्तनधारी संघ के जीव में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंतु जगत के संघ का एनेलिडा का उदाहरण है? देखिए एनेलिडा संघ में रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं, जिसमें कि केचुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मधुमक्खी भी नहीं होगा, स्क्विड भी नहीं होगा, आपका केचुआ हो जाता है। और यहाँ से और क्वेश्चन बनता है आपका कि केचुआ क्या काम करता है? इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, किस तरह से किसानों की मदद करता है? तो ये मदद करता है उनकी खाद को खा करके और भी ज़्यादा महीन कर देता है या मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोग बातें याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, देखिए आपसे पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस ए ये बीमारी का नाम है, के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो ये आपका वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है, जिसको कि इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। कह रहा है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है या पित्त रस स्रावित करता है?
इसको बोलते हैं बाइल जूस, इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो बाइल जूस कौन स्रावित करता है? लीवर, जिसको कि यकृत हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखोगे। और ये प्रोटीन के वसा के पाचन में काम करता है, ये भी याद रखोगे। तो कौन हो जाएगा? और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है क्या? ये भी पूछ सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और ये ब्राउन कलर की होती है, भूरे रंग की ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी होती है। और यकृत ही होता है, ये खुद इसमें जो सेल डिवीजन होता है सबसे ज़्यादा होता है। ये अगर आप ये लीवर कट भी जाता है तो बहुत जल्दी खुद को ये ठीक कर लेता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? स्रावित होता है यकृत, लीवर से। और स्टोर कहाँ होता है? उसमें पित्ताशय में स्टोर होता है। काम क्या करता है? वसा को पचाने का काम करता है। और यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचय करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? वसा संचय के साफ साफ दिख रहा है आपको। देखिए, अगर आप वसा संचय की बात करेंगे, एडिपोज टिश्यू भी बोला जाता है इसे, वसा ऊतक या एडिपोज टिश्यू। एडिपोज इंग्लिश वाले ध्यान रखना, पोज टिश्यू। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो वसा ऊतक या फिर एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। शरीर में वसा संचय करता है ये। ठीक है, तो अब ये याद रहेगा कौन सा ऊतक शरीर में वसा, जैसे हमारे शरीर गद्देदार, जहां जहां ये वसा होती है तो वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू या फिर वसा ऊतक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्या होता है, सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से आमाशय की आंतरिक भाग को रक्षा कौन करता है? आप लोगों को पता होता है हमारे पेट में, मतलब कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो सके। ठीक है, लेकिन आप लोग पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बिल्कुल तेजाब का काम करता है, तो उससे हमारे आमाशय के जो अंतः जो वो है परत है वो छिल जाने का डर होता है। तो उससे बचाता कौन है? तो उस परत पे म्यूकोसा पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी के पार्ट से और HCl को रिएक्ट होने से बचाता है। तो कौन रक्षा का काम करता है? जिसको हिंदी में श्लेष्मा और इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल पे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि सीटेट और आपका यूपी टेट, सॉरी, और यूपी में जो सुपर टेट होता है उसका, ये तीनों के नोट्स और KVS के, इन सारे पे हैंड रिटन नोट्स पे मेरा काम चल रहा है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को फ्री में देने वाला हूँ, तो बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। चलो, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या रहा है, फूलों के अंडाशय। ठीक है ना, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के, मतलब छोटा घड़ा, घड़े की संरचना का, जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो घड़े की संरचना को बीजांड कहा जाता है। ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे? बीजांड कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओविल्स बोलते हैं, OVULES। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे अपना, ओविल्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। चलिए, अच्छा ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब देखिए भोजन पाचन में कौन सा सहायक है? देखिए जैसे ही हम लोग भोजन, आपको पता होगा भोजन पचना शुरू हमारे माउथ से ही हो जाता है। तो क्यों पचना शुरू हो जाता है? जैसे ही दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, तो हमारे गाल ब्लैडर से यहाँ से निकलने वाला जो लार होता है, लार्वा होता है, वो क्या काम करता है? यहीं से भोजन को चिपचिपा बना करके पचाने का काम करना शुरू कर देता है। तो कार्बन नहीं और हीलियम नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये लार होता है। ठीक है ना, यही हमारा क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा मैं आपका। ठीक है, कह रहा है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है या किस धारणा की वजह से? तो सिंपल सी बात है, एक सेकंड, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन क्रिया के लिए किया जाता है, इसी वजह से इसे ऊँटों का जहाज कहा जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ऊँटों के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, और रेगिस्तान में ज़्यादा बालू होने के कारण वहाँ से वो बहुत तेज़ी से दौड़ सकते हैं, इसलिए इसे जहाज कहा जाता है परिवहन की वजह से। तो ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, हर किसी को याद रहता है। कह रहा है वयस्क मानव मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये 206 होती है, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि नवजात शिशु में कितना होता है, बच्चे में, जो नवजात बच्चा होता है, शिशु होता है, उसमें लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 29 होती है। हाथ में 14 हड्डियां होती है। चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये 14 हड्डियां होती हैं। ऐसे याद रखो, हाथ की 14 और चेहरे की 14। मुक्का मार, हाथ से मुक्का मुंह पे मारा जाता है, ऐसे याद रखना, दोनों पे 14 हड्डियां होती हैं। तो ये भी पूछ सकता है अगर आपसे इतना पूछा है तो। आगे देखिए, कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्का के लिए आवश्यक प्रोटीन का और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये विटामिन के होता है। आपको पता है कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है ना। फ्यूनोक्यूनॉन इसका आई थिंक उसका रासायनिक नाम होता है, वो चीज़ें आप लोग सर्च करके याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस है क्योंकि इसमें 75% तक क्या पाया जाता है? बायोगैस में 75% की मात्रा मेथेन की होती है। CH4 इसका सूत्र होता है, CH4। ठीक है ना, और बहुत ही गंध वाली गैस होती है, तो इसीलिए बायोगैस में उपस्थित रहता है 75% क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है, सल्फर नहीं, हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, ये नाम याद रखिए, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? तो ये वनस्पति विज्ञान का जनक है, जिसको कि बॉटनी आप लोग बोलते हैं। तो बॉटनी का जनक किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए जब तक। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कोशिका, डेड कोशिका को जो खा करके खत्म करता है या पचाने का काम करता है, ठीक है, उसे ही आप लोग क्या बोलते हो? लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो या तो हिंदी में अगर आ जाता है तो आसान हो जाएगा, पक्षी विज्ञान भी कहते हैं, लेकिन ये आपको हो सकता है हिंदी ना दे, आपको ये याद रखना है आर्निथोलॉजी कहते हैं इसे। ठीक है ना, पक्षियों के विज्ञान को क्या कहते हैं? आर्निथोलॉजी। मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, आर्निथो बोला जाता है, आर्निथोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछ रहा है कि हाँ, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, वो पूछ रहा है। तो कह रहा है शरीर में रक्त शरीर को रोगों से बचाता है, सही है बात, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है, परिवहन तंत्र का एक भाग है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। कह रहा है रक्त संवेदी अंगों को सहायता करता है, ये गलत बात है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, रक्त संवेदी अंगों को सहायता नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे कह रहा है मानव विकास हार्मोन किन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए सबसे पहले तो थायराइड काट दीजिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा ये स्रावित नहीं होता है। तो मानव विकास हार्मोन जो है वो स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन पिट्यूटरी में भी अग्रिम लोब से होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रिम लोब। ठीक है ना, चलो ये आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसके साथ गैलापागोस द्वीप समूह जुड़ा हुआ है। तो ये चार्ल्स डार्विन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही याद रखना, हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज पूछा जा सके। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है गेहूं का वनस्पति नाम क्या आता है? गेहूं का वनस्पति नाम होता है ट्रिटिकम एक्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एक्टिवम। ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ये गेहूं का वनस्पति नाम है। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डेंगू क्या है, एक वायरल डिजीज है, आप लोगों को पता होगा। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। तो वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। तो डेंगू आपका एक वायरल डिजीज या विषाणु जनित रोग होता है, ये याद रखोगे, ठीक है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से होता है, ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अभी देखिए आप लोग भी हो सकता है इसका गलत आंसर दिमाग में बैठाए हों। इसमें कह रहा है एक सामान्य मनुष्य में अलैंगिक गुणसूत्र ऑटोसोम जिसको बोलते हैं कि कितने युग्म होते हैं। देखिए अगर केवल ऑटोसोम से पूछता है तो आप लोग 22 आंसर करके आओगे। 22 होते हैं जो कि 44 बन जाते हैं, क्योंकि जो 23वां गुणसूत्र होता है वो लैंगिक होता है, अलैंगिक नहीं होता। उससे लिंग का निर्धारण होता है कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, वो 23वां गुणसूत्र निर्धारित करता है। इसने अलैंगिक कितने होते हैं वो पूछा है, तो वो 22 होते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये बात। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बहुत सारे 23 लगा के आते हैं, जो कि गलत है। अभी से ये दिमाग में छाप लो कि अलैंगिक अगर पूछेगा तो 22, और अगर आपसे लैंगिक या 23वां गुणसूत्र को शामिल करके पूछता है तो 23 होते हैं। चलो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन से पहले एक बार और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लाता हूँ और बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। आप लोग एग्जाम देने के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ कोई क्वेश्चन हमने देखा था। आपको इस 50 क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है टिटेनस तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर रोग है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो विष का उत्पादन करने वाले के कारण होता है। ये जीवाणु से होता है जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। टिटनस आपको पता है लोहे की छड़ वगैरह से चोट लगने पे टिटनस रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसके कारण होता है तो ये होता है बैक्टीरिया, जिसको कि जीवाणु बोलते हैं, इसके कारण होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन एंजॉय किया होगा, चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई होगी तो मैंने अपना काम कर दिया। आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कैसा आप लोगों का पेपर हो रहा है अभी से, अगर हो सकता है आप नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन नहीं देख पाओ, तो अभी से आपके पेपर के लिए मैं बहुत सारी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप सभी का पेपर क्लियर हो जाए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पेपर कैसा गया है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और जिनका कल हो सकता है एग्जाम हो, कुछ लोग का 19 को भी है, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है आपका, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।